नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये अभ्यास सीरीज का जो है वो पार्ट है। इसमें आपको पता है कि पेपर 1 में भी जो है वो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 के अलावा अब अलाइड सर्विसेज की वैकेंसी आ गई है, तो वहाँ पर भी जो है वो 60 नंबर का जो है वो क्या पूछा जाएगा, ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो है वो पूछा जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। और आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर। देखिए, मंथली करंट अफेयर का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 जो है वो अभ्यास सीरीज में जो है डिस्कस हो चुका है, और अभ्यास सीरीज में आज हम पार्ट 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं सेनियस पलासियोस विनर ऑफ मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल हेल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो बोलते हैं कि अभी जो है वो हाल फिलहाल में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है वो दिया गया है, और इसकी विजेता जो रही हैं वो रही हैं सेनिस पलासियोस। ये जो है वो कौन से देश से जो है वो संबंध रखती हैं? देखिए, ये कौन से देश से संबंध रखती हैं? ये निकारागुआ कंट्री से संबंध रखती हैं। निकारागुआ कंट्री से संबंध रखती हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अब इन्हें मिस यूनिवर्स का टाइटल दिया गया है 2023 के लिए। आपने साथ में यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि मिस यूनिवर्स का जो ये फाइनल का जो इसका एडिशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था एल सल्वाडोर कंट्री में। एल सल्वाडोर कंट्री में होता, वो भी क्लियर हो गया। अब मिस यूनिवर्स के अलावा मिस इंटरनेशनल अवार्ड भी जो है वो दिया गया है। मिस इंटरनेशनल 2023 जो है वो किसने जीता है? वो जीता गया है एंड्रिया रूबियो के द्वारा। एंड्रिया रूबियो, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एंड्रिया रूबियो ये है। और ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं? ये वेनेजुला कंट्री से जो है वो संबंध रखती हैं। और ये एडिशन कहाँ पर हुआ था? तो ये जापान के टोक्यो में जो था ये हुआ था। तो ये दोनों के दोनों आपने मिस यूनिवर्स के अलावा मिस इंटरनेशनल दोनों आपने ध्यान रखने हैं। मिस इंटरनेशनल ये हैं और मिस यूनिवर्स जो है ये है। अब यहाँ पर हम कंट्रीज और उनकी कैपिटल को कैसे भूल सकते हैं? तो यहाँ पर निकारागुआ कंट्री जो है ना, इसकी करेंसी है मनागुआ जो है वो इसकी करेंसी है। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है कॉर्डोबा करके जो है वो यहाँ की करेंसी है। ये करेंसी भी आप यहाँ की ध्यान रखें। उसी तरह वेनेजुला भी हमने कंट्री पढ़ी थी। वेनेजुला कंट्री की करेंसी क्या है? तो ये तो एग्जाम में पूछी भी गई है। तो ये है कैराकस। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इसकी जो करेंसी है, इसकी जो कैपिटल है वो कैराकस है। कैराकस इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी जो है वो बॉलीवर जो है बॉलीवर फ्यूरिएट करके इसकी जो है वो क्या है? करेंसी है। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, हु वाज डिक्लेयर्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो बोलते हैं कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 2023 के जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया वो किसे किया गया? तो इसमें विराट कोहली ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। विराट कोहली को जो था वो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो था वो दिया गया या फिर घोषित किया गया, ये कहेंगे आप। अगर हम बात करते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो इसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये कप इस बार लिफ्ट जो था वो किया। ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का फाइनल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने जो था वो इंडिया को हराया और ऑस्ट्रेलिया ने जो था वो इस मैच को जीता। ये मैच जो था वो हुआ कहाँ पर था? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इस मैच में जो है जो हाईएस्ट विकेट टेकर बने, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट इस टूर्नामेंट में जो था वो ली, वो मोहम्मद शमी थे। 24 विकेट उनके द्वारा ली गई और 7 मैचेस में उनके द्वारा 24 विकेट जो था वो ली गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो घोषित किया गया। तो इनके द्वारा कितने रन जो था वो बनाए गए? इनके द्वारा 765 रन बनाए गए। 11 इनिंग्स में जो था ये रन बनाए गए। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इस मैच को इसको जो है आईसीसी मेंस वर्ल्ड क्रिकेट कप को जो है वो जीता है, वनडे इंटरनेशनल जो था, कितनी बार ऑस्ट्रेलिया इसको जीत चुका है? तो 6 बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसको जीत चुका है। और अगर हम उसी तरह इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया को फाइनल में हराया गया, तो इंडिया जो है वो कितनी बार जीत चुका है? इंडिया जो है वो अभी तक 2 बार जो है वो मैच को जीत चुका है। और 2 बार में पहली बार 1983 में जीता गया था और दूसरी बार जो था 1983 के बाद 2011 में जो था वो जीता गया था। ये भी नोट करें, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से पहले भी रिवाइज हुए थे, एक बार फिर से रिवाइज हो गए, पेपर में पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, एज पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन द वर्ल्ड। तो बोलते हैं
ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 निकाली गई है। इसके अनुसार जो है वो दुनिया में किस कंट्री में जो है वो सबसे ज़्यादा टीबी के जो है वो मामले पाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के मामले जो हैं वो पाए गए हैं, वो कहाँ पर पाए गए हैं, वो इंडिया में जो है वो पाए गए हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इंडिया में ना सबसे ज़्यादा टीबी के मामले जो हैं वो पाए गए हैं, परंतु ये कंसर्निंग तो है ही है, यहाँ से और भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो हम क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मामले पाए गए हैं, तो इंडिया में कितने % मामले जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो इंडिया ने टोटल जो है वो 27% जितने मामले हैं ना उनका 27% जो है वो वर्ल्ड के मामलों का ना टीबी बर्डन इंडिया के द्वारा ही दिया गया है, यानी कि इंडिया में ही जो है वो इतने मामले पाए गए हैं। अब इंडिया में नए मामले तो पाए गए हैं, परंतु अगर हम बात करते हैं कि टॉप की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इस इंडिया के अलावा इंडोनेशिया में, चाइना में, फिलीपींस में, पाकिस्तान में, उसके बाद इन कंट्रीज़ में जो है वो ज़्यादा मामले जो हैं वो देखने को मिले हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस रिपोर्ट को जो है वो जारी करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो और कौन कौन सी रिपोर्टें जो हैं वो जारी की जाती हैं वो भी पता होना चाहिए। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी तरह से एक और रिपोर्ट जारी करती है, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, तो पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करता है। अच्छा, इसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि और कौन कौन सी रिपोर्ट अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं और क्या क्या क्वेश्चन उनसे बने हैं। देखिए, एक तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो है वो जारी करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, वो भी WEF ही जो है वो जारी करता है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो भी WEF ही जो है वो जारी करता है। WEF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो वर्ल्ड की हैप्पीनेस रिपोर्ट आप देखते हैं वो किसके द्वारा जारी की जाती है, वो की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसको SDSN भी कहा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क भी इसको जो था वो कहा गया। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है, ये IMF के द्वारा जो है वो जारी की जाती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि IMF की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये IMF की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर तो डिटेल लिखी गई है पहले इसी के बारे में, क्वेश्चन के बारे में वो हमने जान ली। आगे बोलते हैं जनजातीय गौरव दिवस एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो देखिए, जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो 15 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। 15 नवंबर को ये जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये देखो, इस दिन जो है ना वो बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन बिरसा मुंडा जी की। तो बिरसा मुंडा जी की जयंती इस दिन होती है, तो इसलिए जो है वो इसको मनाते हैं। और भारत में आदिवासी समुदायों द्वारा जो है वो भगवान के रूप में जो है वो इन्हें जो है वो सम्मानित किया जाता है। तो नवंबर 15 को जो है वो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। नवंबर महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नवंबर महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का आने वाला है। अभी उससे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री हैज़ पुल्ड आउट द ट्रेटी द कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। तो बोलते हैं कि हाल ही में कौन से देश के द्वारा जो है वो यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की जो संधि है उससे बाहर निकलने का फैसला जो है वो लिया गया है। अब देखिए, ये फैसला लिया गया है किसके द्वारा, आपको पता होना चाहिए रशिया के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है, परंतु रशिया तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसी तरह एग्जाम में भी कंफ्यूज किया जाता है, तो इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दी सही आंसर हो जाएगा। रशिया के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि हम जो है जो कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस की एक ट्रीटी इनके बीच में हुई थी यूरोप के साथ, उससे जो है ये बाहर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है जी। अब इस ट्रीटी में क्या था, इसमें जो कन्वेंशनल वेपन है, पारंपरिक जो वेपन है ना, उनके इस्तेमाल के ऊपर जो था वो रोक लगाई गई थी। और 1990 में जो था ये साइन की गई थी। इसमें जो है जो एक सरप्राइज अटैक होते हैं या फिर मेजर ऑफेंसिव ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं, उनके ऊपर ना थोड़ी सी रोक लगाई गई थी, उनको कम करने की कोशिश की गई थी। अब परंतु अब रशिया ने जो है वो क्या कहा है कि हम इस ट्रीटी से जो है वो निकल कर बाहर जो है वो आ जाते हैं। और यहाँ पर नाटो का जिक्र होना ज़रूरी है, क्योंकि नाटो के कारण ही तो सारी लड़ाई हुई है रशिया यूक्रेन के बीच में। उसी के बाद तो रशिया इस तरह के स्टेप ले रहा है। तो नाटो कब क्रिएट किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाटो की स्थापना जो था वो कब की गई थी। 1949 में जो था वो नाटो की स्थापना जो था वो की गई थी। ये पता चल गया। नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है।
यहाँ से ये क्वेश्चन आप डिटेल में याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं 37th नेशनल गेम्स 2023 क्लोजिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। तो बोलते हैं कि 37th नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए 2023 में, उनकी जो क्लोजिंग सेरेमनी थी ना वो कहाँ पर हुई। अभी देखिए हम बात करते हैं नेशनल गेम्स की। जो 37th नंबर के नेशनल गेम्स जो है वो हुए, तो इनकी क्लोजिंग सेरेमनी जो था वो पणजी में हुई। पणजी गोवा में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इनकी जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई वो कहाँ पर हुई, पणजी में हुई। हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमने ना इनका मास्कट भी पहले पढ़ रखा है। इससे पहले का जो पार्ट था ना उसमें हमने 37th नेशनल गेम्स का मास्कट भी पढ़ा था। तो इसका मास्कट था मोगा। मोगा करके जो था वो इसका मास्कट का नाम रखा गया था। तो वो मास्कट भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, मास्कट भी हो गया आपका, और मास्कट के अलावा जो है ये इनकी क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई वो भी आपको पता चल गया। कई बार पूछ लेते हैं कि जो गेम्स हुई इनका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर था वो कौन था। तो पेटीएम के द्वारा जो था वो इन्हें ऑफिशियली जो था वो स्पॉन्सर किया गया था। और ये जो मोगा इनका मास्कट रखा गया था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लव। लव जो है वो इसका मतलब होता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर वही दिया गया है, परंतु यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी के बारे में दिया गया है कि जब ये ओपन हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो था वो एक सेरेमनी में जो है वो इन्हें ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया था। और ये जो था गोवा का एक स्टेडियम है, फतोरदा फुटबॉल स्टेडियम, यहाँ पर जो था वो इनकी सेरेमनी जो था वो रखी गई थी। तो ओपनिंग का भी आपको पता होना चाहिए, क्लोजिंग का भी आपको पता होना चाहिए। स्टेट तो गोवा ही है, वो तो पता ही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज स्वर्न इन एज न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे शपथ जो था वो दिलाई गई। देखिए जी, भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनको जो था वो उनका नाम जो क्या है, उनका नाम है आर वेंकटा रमनी। उनका नाम है हीरालाल समारिया। ऑप्शन बी सही आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बने हैं। मैंने इससे पहले क्या नाम लिया, आर वेंकटा रमनी नाम मैंने लिया। तो ये कौन है, इनका नाम भी तो आपने कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा। देखिए ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अगर पूछा जाए ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये आर वेंकटी रमना है। आपको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में पता चल गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछते हैं एग्जाम में जब पॉलिटिक्स की बात आती है। देखिए अब हम तो यही मान के चले हैं ना कि पेपर 1 में कुछ भी पूछा जा सकता है। पेपर 1 की तो आपकी तैयारी हो ही रही है, साथ में अलाइड की तैयारी भी ना यहीं से होगी। क्योंकि अलाइड में ना अगर आपसे पूछा गया कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, उनको शपथ दिलाई गई है अभी, इनको शपथ किसके द्वारा जो है वो दिलवाई गई है, तो इनको शपथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो दिलवाई गई है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को जो है वो शपथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो दिलाते हैं। ये पता चला। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं इनका टेन्योर कितना होता है। इनका टेन्योर होता है 5 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। 5 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ये जो है वो इनका कार्यकाल जो है वो माना जाता है। तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का एक क्वेश्चन तो आपका पक्का बन जाएगा। अगर पीजीटी में पूछा गया तो 2 नंबर पक्के, अलाइड में पूछा गया तो 1 नंबर पक्का। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली इन विच कैटेगरी ग्वालियर वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, परंतु ग्वालियर का नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था वो भी मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, बोलते हैं कि हाल ही में यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क है उसमें ग्वालियर को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ग्वालियर को म्यूजिक की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए। देखिए जी, अगर आप ना तैयारी कर रहे हैं, सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में लैक ना करें। टेस्ट सीरीज़ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ हमने चला रखी है। नेगेटिव मार्किंग से अगर आपको डील करना है ना, तो नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। एक बात का ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद ना टेलीग्राम, जो टेस्ट सीरीज़ का अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप हमें डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ग्रुप बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारी हेल्प आपको मिलने वाली है। क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं। बोलते हैं यूनेस्को ने जो है वो 2 सिटीज़ को इस वर्ष 2 सिटीज़ को जो है वो अपने नेटवर्क में जो है वो शामिल किया है। एक तो ग्वालियर है, एक है कोझिकोड सिटी। कोझिकोड सिटी है और एक ग्वालियर है। अब ग्वालियर सिटी को म्यूजिक की कैटेगरी में ऐड किया गया है। इससे पहले हमने कोझिकोड पढ़ा था, उसको लिटरेचर की कैटेगरी में जो है वो ऐड किया गया है। तो ये दोनों की दोनों सिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये सिटीज़ कौन कौन से स्टेट में पड़ती हैं। आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि कंडक्टर के एग्जाम में ना कुछ एक डिस्ट्रिक्ट दिए थे और कुछ एक स्टेट दिए थे, वो मैच करने थे। तो वैसे क्वेश्चन ना ऐसे ही सॉल्व होंगे। ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है और
ये जो कोझिकोड है ना, ये केरल में जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये केरल में जो है वो पड़ता है। तो ये दोनों पता चले ना आपको कि कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए अब कन्फ्यूज़न आपको, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फिर से यूनेस्को का है। बोलते हैं यूनेस्को हैज़ प्रपोज्ड टू विच डे एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर। तो यूनेस्को ने जो है वो बोलते हैं किस वर्ष को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर के रूप में जो है वो अप्रोच किया है या फिर प्रपोज किया है, यूँ कहेंगे। तो यूनेस्को के द्वारा जो है वो जो प्रपोज किया गया है वो नवंबर महीने का तीसरा दिन जो है वो प्रपोज किया गया है, नवंबर 3 को किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूनेस्को के द्वारा किया गया है, तो हम नवंबर महीने के पहले इंपॉर्टेंट डेज जो है वो क्लियर कर लेंगे। पहले तो हम देखें नवंबर महीने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे है नवंबर 3। इसको जो था वो 2022 में जो था ये जो था वो कहा गया था कि इस तरह का डे जो है वो मनाया जाएगा। तो 2022 में यूनेस्को के द्वारा इसे स्टेबलाइज किया गया था। उसके बाद नवंबर 5 जो है वो आता है। नवंबर 5 को जो है वो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है वो मनाया जाता है। और उसके बाद नवंबर 7 को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो मनाया जाता है। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि नवंबर 7 के बाद जो है वो नवंबर 10 का डे इंपॉर्टेंट है। नवंबर 10 को जो है वो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो है वो मनाया जाता है। नवंबर 10 के बाद जो है नवंबर 10 को ही जो है वो नेशनल आयुर्वेदा डे भी मनाया जाता है। नवंबर 10 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है नवंबर 11 को नेशनल एजुकेशन डे जो है वो मनाया जाता है। तो नेशनल एजुकेशन डे नहीं भूलना चाहिए। नेशनल एजुकेशन डे के बाद नवंबर 14 है। नवंबर 14 को जो है वो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। और नवंबर 14 को ही जो है वो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी जो है वो मनाया जाता है। नवंबर 15 हमने ऊपर पढ़ा था, नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो ट्राइबल जो है वो इनको भगवान के रूप में मानते हैं, तो इसलिए इस डे को जो है वो मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट डे ध्यान रखना है नवंबर 16 नेशनल प्रेस डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। नवंबर 16 के बाद जो है वो इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है नवंबर 17 इंटरनेशनल स्टूडेंट डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के बाद नवंबर 19, एक एग्जाम में पूछा गया था नवंबर 19 को कौन सा डे मनाया जाता है। तो नवंबर 19 को वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है वो मनाया जाता है। शायद एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डे आता है वो आता है वर्ल्ड 21 नवंबर आता है, तो वो आता है वर्ल्ड फिशरीज डे। 21 नवंबर को ही जो है वो वर्ल्ड टेलीविज़न डे भी जो है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड टीवी डे। एक तो हमने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा है, टीवी नहीं, हम टेलीविज़न की बात कर रहे हैं, जो कि नवंबर 21 को जो है वो मनाया जाता है। और नवंबर 21 के बाद नवंबर 26 भी आता है, जो एनसीसी डे के रूप में मनाया जाता है। हमने गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ा था कि एनसीसी डे इस वर्ष नवंबर 26 को जो था वो मनाया गया। अदरवाइज़ ये डे जो है वो 4th संडे ऑफ नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। कौन सा? 4th संडे ऑफ नवंबर को जो है ये डे जो है वो मनाया जाता है जी। ठीक है, ये नोट करना था यहाँ से। तो नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए। आगे बोलते हैं रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ सस्पेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा जो है वो किस कंट्री को जो है वो निलंबित किया गया है। देखो, अगर हम बात करें ना कि किस कंट्री को निलंबित किया गया है, तो ये किया गया है श्रीलंका को निलंबित। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड था उसमें कुछ अनियमितताएं जो था वो पाई गई, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पर पाई गई, तो इसलिए जो था वो इसको सस्पेंड ही कर दिया गया। आईसीसी आपने ध्यान रखना है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, पता होना चाहिए आपको कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में स्थित है। यूएई दुबई में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और साथ में ही ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1909 में जो था वो की गई थी। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा भी है, जो हमने उत्तीर्ण सीरीज चलाई है, जिसमें हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस करते हैं, डेली बेसिस पर करंट अफेयर के क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन किया गया है डिस्कस। ठीक है, तो श्रीलंका हो गया, बाकी सारी डिटेल यहाँ से आपने जान ही ली। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय चाइना इन 4th एशियन पैरा गेम्स इन होंगजोंग रीजन।
देखिए होंगजाओ चाइना का जो एक रीजन है जहाँ पर एशियन गेम्स हुई, एशियन पैरा गेम्स हुई, बोलते हैं चाइना के द्वारा कितने मेडल जीते गए। असल में आप इंडिया के बारे में ही पढ़ते हैं, इंडिया के बारे में याद भी रखते हैं, परंतु अभी यहाँ पर याद रखना है एशियन गेम्स में जो है वो एशियन पैरा गेम्स में बात की जा रही है। एशियन पैरा गेम्स में जो है वो चाइना के द्वारा जो है वो कितने मेडल जीते गए हैं। चाइना ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 521 मेडल जो है वो चाइना के द्वारा जीते गए हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सबसे टॉप पोजीशन पर था चाइना, यहाँ पर चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जो था वो जीते। अब एशियन पैरा गेम्स हुई कहाँ पर, आपको पता चल गया कि ये होंगजाओ रीजन में जो था वो हुई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेडल्स की लिस्ट किस तरह से रही, किसने टॉप किया, टॉप के बाद सेकंड नंबर पर कौन आया, वो सारी लिस्ट हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल तो जीते गए जी चाइना के द्वारा, 521 मेडल। 521 में से जो है वो गोल्ड मेडल भी थे, गोल्ड मेडल के अलावा ब्रॉन्ज मेडल इनमें से थे, ब्रॉन्ज के अलावा सिल्वर मेडल भी थे। गोल्ड मेडल थे इनमें से 214 गोल्ड मेडल थे, 214 के अलावा 167 सिल्वर मेडल थे और 140 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे, ये ध्यान रखना है। अब इंडिया कौन से नंबर पर रहा, इंडिया लगभग 5वें नंबर पर रहा। इंडिया के द्वारा कितने मेडल जीते गए, इंडिया के द्वारा 111 मेडल जो था वो जीते गए। अब इंडिया के ना कितने गोल्ड मेडल थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के 29 गोल्ड मेडल थे, गोल्ड मेडल के अलावा इंडिया के जो सिल्वर मेडल थे वो थे 31 और इंडिया के इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल थे 51, ये भी ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं टॉप पोजीशंस में कौन कौन रहा चाइना के बाद। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर ईरान कंट्री रही, ईरान के द्वारा 131 मेडल जीते गए। ईरान के बाद जापान कंट्री रही, जापान के द्वारा जो है वो 150 मेडल जो था वो जीते गए। और उसके बाद साउथ कोरिया जो है वो चौथे नंबर पर रहती है, साउथ कोरिया के द्वारा जो है वो 103 मेडल जीते गए। और उसके बाद अपना इंडिया आता है जिसके द्वारा 111 मेडल जीते गए। अब ये मत कहना कि इंडिया तीसरे नंबर पर आना चाहिए, इंडिया जो है वो चौथे नंबर पर आना चाहिए था और साउथ कोरिया जो है वो 5वें नंबर पर। इंडिया 5वें नंबर पर इसलिए आया 111 मेडल जीतने के बाद भी कि क्योंकि इंडिया के द्वारा 29 गोल्ड मेडल जीते गए थे और साउथ कोरिया के द्वारा जो है वो 30 जो था वो गोल्ड मेडल जीते गए थे। तो एक गोल्ड मेडल ज़्यादा जीता और ये एक पोजीशन ऊपर आ गई इसकी। और इसी तरह होता है एग्ज़ाम में, बस एक नंबर किसी का ज़्यादा आ गया और पोजीशन उसकी ऊपर, और कई बार तो सिलेक्शन तक कैसे हो जाती है। तो ये चीज़ें ना बड़ी कॉम्प्लिकेट होती हैं और ये अपने हाथ में होती भी नहीं। खैर मेहनत की जा सकती है, अब इन चीज़ों के ऊपर तो नहीं कंट्रोल किया जा सकता। तो जितनी मेहनत आप कर सकते हैं ना, जो भी एग्ज़ाम आपका है उसके लिए उतनी मेहनत करें, बाकी तो भगवान के हाथों की बातें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर हैज़ बीन इलेक्टेड एज किंग ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं अभी हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को जो है वो किस देश का राजा चुना गया है। तो ये जो है वो चुने गए हैं मलेशिया के राजा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जहाँ पर किंग जो है वो रूल करते हैं, जहाँ पर जो पुराना शासन है वो उस तरह का शासन थोड़ा किया जाता है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन इनका थोड़ा अलग भी होता है, मिलता जुलता भी होता है। हम बात कर रहे हैं जो अभी सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर चुने गए हैं वो मलेशिया के चुने गए हैं। हमने इसी तरह से एक कंट्री पढ़ी थी, मोहम्मद मुइज़ू जहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। वो कौन सी कंट्री थी जहाँ पर मोहम्मद मुइज़ू जो है वो क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। मोहम्मद मुइज़ू जो है वो कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, ये मालदीव्स के जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि ये मालदीव्स के जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं मोहम्मद मुइज़ू। हमने ये क्वेश्चन उस टाइम पढ़ा था जब ये बने थे, और हमने ये भी पढ़ा था कि अब इंडिया के साथ संबंधों को लेकर जो है वो थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे। हालांकि इन्होंने कहा भी था कि जो इंडिया के ट्रूप्स वहाँ पर हैं उनको वापस बुला लिया जाए। इनकी पहली जो था वो पहला इन्होंने जो डिसीज़न लिया था सत्ता संभालने के बाद वो यही लिया था। तो क्योंकि माना जाता है कि कोई भी पड़ोसी देश हमारे होते हैं तो उनमें कुछ एक सरकारें ऐसी आती हैं जो प्रो इंडिया होती हैं, कुछ प्रो चाइना होती हैं, तो इस तरह से बिहेवियर देखने को मिलते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में भी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं एक्सरसाइज बोंगो सागर 2023 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं बोंगो सागर 23 अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था। ये बोंगो सागर अभ्यास, बोंगो सागर करके जो एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई। बोंगो सागर, ऑप्शन बी आपने ध्यान रखना है। काफ़ी टाइम के बाद एक्सरसाइजेज हम डिस्कस कर रहे हैं तो रिवाइज भी ज़रूर करेंगे। देखो ये एक्सरसाइज बोंगो सागर ना इंडिया और बांग्लादेश के बीच विशाखापट्टनम में हुई।
बे ऑफ बंगाल में हुई, ये आपने ध्यान रखना है। विशाखापट्टनम, बे ऑफ बंगाल, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एक्सरसाइज हुई। बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है वो संप्रीति एक्सरसाइज भी जो है वो करता है। संप्रीति एक्सरसाइज भी आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। उसी तरह हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलग अलग एक्सरसाइजेज जो है वो करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो है इंडिया करता है सूर्य किरण एक्सरसाइज, वो आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि इजिप्ट के साथ भी हमने एक एक्सरसाइज जो है स्टार्ट की है। इजिप्ट के साथ जो है वो साइक्लोन करके एक्सरसाइज का नाम है, वो एक्सरसाइज जो है हमने स्टार्ट किया है। साइक्लोन, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। और अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तो होती है एक्सरसाइज पिच ब्लैक, एक होती है ऑस्ट्रा हिंद करके, और एक होती है ऑसिनडेक्स। ये होती है ऑसिनडेक्स, AUSINDEX, ये आपने ध्यान रखना है, ये एक्सरसाइज होती है। और उसी तरह एक्सरसाइज खंजर इंडिया करता है किर्गिस्तान के साथ। किर्गिस्तान के साथ एक्सरसाइज खंजर जो है वो की जाती है। मालदीव्स की हम बात कर रहे थे, हमने मालदीव्स के साथ भी एक्सरसाइज जो है वो की है। तो मालदीव्स के साथ जो है वो कौन सी एक्सरसाइज है, एक्विवेरियन करके एक्सरसाइज आती है मालदीव्स के साथ। और इन सारे एक्सरसाइजेस के बारे में एग्जाम में कहीं ना कहीं पर पूछा गया है, यहाँ पर वही डिटेल लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन। तो बोलते हैं ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो कौन बनाए गए हैं। तो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो बनाया गया है वहाँ के जो पुराने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको। अब पुराने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो बनाए गए, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उनका नाम है डेविड कैमरॉन, जिनको बनाया गया। डेविड कैमरॉन को जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर फॉरेन जो था वो बनाया गया। इनको आप फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ का कह सकते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, इनको बनाया गया। ये इससे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं ब्रिटेन के, 2010 से लेकर 2016 तक जो है ये रह चुके हैं। और अभी अगर हम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक जो है ये जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए आप अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अलाइड सर्विसेज की, आपको पता है अलाइड सर्विसेज की वैकेंसीज निकाल दी गई हैं। अभी कोई डाउट नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आई हैं, कब आएंगी। वैकेंसीज निकल चुकी हैं और काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं एक्सटेंशन ऑफिसर की, इलेक्शन कानूनगो की, और अभी तो शायद और भी पोस्टें यहाँ पर ऐड हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कमीशन के हाथ में ये होता है कि पोस्टें ऐड कर सकते हैं। तो पेपर जल्दी करवाने के चक्कर में हो सकता है उन्होंने पहले निकाल दी हों और पोस्टें भी ऐड बाद में होनी हो। तो आप टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, और यही एक अच्छा टाइम है टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करने का। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर प्रैक्टिस करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द ICC मेंस अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 इन जनवरी। तो बोलते हैं कि कौन सा देश जो है वो जनवरी में, इनके इस साल जनवरी 2024 में जो पुरुष ICC पुरुष अंडर-19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसकी मेज़बानी जो है वो करेगा। तो साउथ अफ्रीका जो है वो उसकी मेज़बानी जो है वो करेगा। और जो हमने अभी पढ़ा था कि ICC ODI मेंस का वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो था वो 6ठी बार जीत गया वर्ल्ड कप को, वो तो इंडिया के द्वारा ही होस्ट किया गया था। ये जो अंडर-19 का भी 2024 में होगा, इसको जो है वो साउथ अफ्रीका जो है वो होस्ट करेगा। तो यहाँ से आप समझ गए क्वेश्चन को। टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो आपको पता ही है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे अच्छा मौका आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने का नहीं मिलेगा। इनफैक्ट दोनों टेस्ट सीरीज़ के ऊपर जो है वो डिस्काउंट ऑलरेडी चला हुआ है न्यू ईयर का, तो अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं हु हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो किसे दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में जो है वो मान्यता दी गई है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट एडिशन जो थी ना, इसकी जो मंथली के करंट अफेयर थे उसमें हमने ये क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया था, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, तो आपको आंसर डेफिनेटली आता होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर PDFs आपको मिलेंगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @exam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।